पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, क्या पटना के बांकीपुर में देश के दो सबसे बड़े सूरमा यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह फंस गए हैं? क्या बांकीपुर का ये उपचुनाव जो है वो सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की हिस्ट्री पलटने जा रहा है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या इस एक सीट के चक्कर में विपक्ष का पूरा चेहरा ही बदल जाएगा? लेकिन रुकिए, इस पूरे चुनावी माहौल में एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिल रही है। बांकीपुर का मैदान सजा हुआ है, बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, प्रशांत किशोर की जनसुराज भी पूरे दमखम के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन लालू जी की आरजेडी का क्या? आरजेडी के समर्थक तो एकदम मौन व्रत धारण कर लिए हैं, मानो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जनता को तो लगने लगा है कि आरजेडी यहाँ चुनाव लड़ ही नहीं रही है या बस नाम के लिए खड़ी है। तो आखिर इस सन्नाटे का राज क्या है? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बांकीपुर में जो कुछ भी चल रहा है वो सामान्य तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि बीजेपी के इस सबसे मजबूत किले में, जहां खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा जुड़ी है, वहां आखिर मोदी शाह की जोड़ी कैसे फंसती हुई दिख रही है? क्या वाकई यहाँ हार या जीत से इतिहास पलटने वाला है? शिवांगी, मोर के बारे में सुनी हो ना? बहुत ही जी। सुंदर पक्षी होता है, बहुत बढ़िया नाचता है। लेकिन मोर को अपने पैर पर बड़ा तरस आता है। उसका पैर बड़ा कुरूप होता है। बिल्कुल बांकीपुर जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का उसी मोर की तरफ पूरे देश भर में नाच करके आई। खूब बढ़िया डांस किया, खूब बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन जी। जब बांकीपुर में आई तो उसको अपने पैर पर नजर पड़ गया और वहां आकर के उसका पूरा खुशी जो है ना काफूर हो गया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां बांकीपुर में बनी हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी, या भारतीय जनता पार्टी इतना आसान समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमें भरोसा नहीं था कि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वैसे भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था कि प्रशांत किशोर सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिस दिन प्रशांत किशोर से हमारी बातचीत हुई थी, आपको याद होगा कि मेरे और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस जरूर था। वो तो जी। अंतिम समय तक ये कह रहे थे कि जब तक आप एनआर नहीं कटवाएंगे तब तक हम नहीं भरोसा कर सकते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैंने जब वो जाते जाते मुझे पकड़ करके बोलना शुरू किए कि नहीं, इस बार तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, और उन्होंने कई कारण जो बताए थे, मुझे बहुत हद तक भरोसा होने लगा था। और इस पर नमन जी और मेरी काफी लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, बिल्कुल जो हम ये बात कह रहे हैं कि जिस युद्ध में राजा के जान को खतरा नहीं हो उसे युद्ध नहीं माना जाता है, शायद ये बात प्रशांत किशोर ने अच्छी तरह से समझ भी लिया था और इस पर अमल भी करना चाह रहे थे। आज जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं आपको। चूंकि इसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, बांकीपुर का ही, मैं भी वोटर हूं और साथ साथ पत्रकार भी हूं। तो मेरी नजर आजकल जब भी घर से निकलता हूं या मंदिर के लिए निकलूं या किसी भी काम के लिए निकलूं, तो मेरी नजर रहती है आम लोगों के एक्टिविटी पर कि क्या वो कह रहे हैं। जी। हाल फिलहाल में एक शख्स बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार कर रहा था, पुरुषोत्तम नाम है। वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहा था कि आप प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिए। जनता ने ही उसे इस बात को करने के लिए मना कर दिया। काफी जनता के साथ बहस हुई और अंत में उस आदमी ने कहा कि मैं इसलिए गुस्से में था कि मुझे टिकट नहीं मिला। तो प्रशांत किशोर से मैं 2 दिन पहले भी आपके सामने जो खबर कर रहा था, मैं बता रहा था कि प्रशांत किशोर जैसे आप सम्राट चौधरी के क्रियाकलापों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रशांत किशोर की उपस्थिति जो बांकीपुर में है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी। प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। पहला झटका, अभिषेक कुमार बंटी जो कि उम्मीदवार बने थे, उनका नाम वापस जान लेना, यहाँ पहली बढ़त प्रशांत किशोर को मिल गई। दूसरी, जो आपने कैंडिडेट चुना वो एकदम जमीन से उठा करके आपने दिया। हालांकि कार्यकर्ता बहुत जमीनी है, लेकिन उस कार्यकर्ता को पहचानने वालों की संख्या कम है। लोग जानते ही नहीं नीरज सिन्हा कौन है। दूसरी तरफ नीरज सिन्हा को खड़ा करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी कभी गांव देहात में कोई पौधा सीधे लंबा खड़ा होने लगता है तो उसको बांस का अलग अलग देखिएगा कि थुम्बी लगा करके उसको सीधा किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आप देखिएगा कि हमेशा एक तस्वीर भी वायरल हुई थी हाल फिलहाल में, अध्यक्ष पकड़े हुए हैं गर्दन से
और वो पीछे से निकल के भाग रहे हैं। हम्म। दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा कि जब भी वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलना जानते हों, उनको जी। बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी वाणी पर विराम है। इसके साथ साथ आप देखिए कि बांकीपुर में पूरी पलटन उतार दी गई है और हर पलटन का सिपाही ये दावा करने में लगा हुआ है कि हमारी लड़ाई प्रशांत से है ही नहीं, हमारी लड़ाई राजद से है और राजद इस लड़ाई में है ही नहीं। ये सभी परिस्थितियां और अचानक से भारतीय जनता पार्टी धाए धाए जो लोगों को साइन करा रही है, अपने यहाँ असाइन करा रही है, अपने यहाँ जोड़ रही है अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान उधर से भटका करके इधर करना चाहती है। अब दूसरी तरफ आप समझिएगा कि जो वर्तमान स्थिति बदली है उसमें यह मामला त्रिकोणीय बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप भी देख रही हैं, लगातार आप बांकीपुर को वॉच कर रही हैं, खबरें कर रही हैं, आपको नेताओं से बातचीत होती है, विभिन्न मीडिया चैनल से लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय न होकर के सीधा लग रहा है, क्योंकि एक दल का तो सेनापति ही गायब है, एक दल ने ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसे अभी अपने पहचान बनानी है जी, और तीसरा अपने दल के पूरा समझिए कि जो सबसे बड़ा चेहरा था उस चेहरे को उतार दिया गया है। यानी कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप देख रही होंगी कि क्या कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ और बातें चल रही हैं जी। पहला ये कि अगर आपके सामने कोई आदमी हथियार लहराना शुरू कर दे तो आप इस बात से निश्चित रूप से भ्रमित होइएगा, आपको भी संशय होने लगेगा कि कहीं उसका रिवॉल्वर का जो गोली है वो आपको भी मत बेच दे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धड़ाधड़ क्षेत्रीय दलों से लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन करा रही है, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो परिस्थिति पैदा हो गई है जी, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। जनता दल यूनाइटेड के नाराज कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। जो वर्तमान स्थिति आपने देखा होगा, कमेटी बनी है, उस कमेटी से नाराज लोगों की स्थिति क्या है जी। दूसरी तरफ मैं कल ही खबर कर रहा था, उस खबर में मैंने बताया भी था कि कई ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के बहुत दुलरुआ, बहुत नजदीकी, बहुत करीबी हुआ करते थे, आजकल उन लोगों की पूछ नहीं है। ऊपर शीर्ष पर दो लोगों का नाम था, एक संजय झा और ललन सिंह। अब ललन सिंह और संजय झा में भी डिफरेंसेस नजर आ रहा है। दोनों देखिएगा आप गलबहियां करके घूमते थे जी, अब दोनों को देखिएगा कि दोनों अलग अलग धुरी हो गए हैं। जब ललन सिंह रहते हैं तो संजय झा नहीं रहते हैं, संजय झा का जहां रहते हैं वहां ललन सिंह गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, एक ये चल रहा है। दूसरी तरफ इस बार जो कमेटी बनी है उसमें ललन सिंह के लोगों को भी बाहर किया गया है, और ललन सिंह जो पीछे से करते आए हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों के लोगों को कमेटी में स्थान नहीं देने का, ये तो चलता रहा है, ये जनता दल यूनाइटेड का पुराना खेल रहा है। लेकिन इस बार समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर चुनाव के बीच में लोगों को ज्वाइन भी नहीं करा सकती है। जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए के किसी भी दल का कोई भी सदस्य ज्वाइन करना चाहे तो नहीं करा सकती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोलाहल मचा हुआ है, और ये कोलाहल कहीं ना कहीं संजय झा को टारगेट पर लिए हुए है। तो एक तो कारण ये भी है कि बांकीपुर के चुनाव में जो सपोर्ट चाहिए था जनता दल यूनाइटेड का, वो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जी। बिल्कुल, भले ही अब चिराग पासवान की टीम जितना भी मेहनत कर ले, चिराग पासवान जितना भी नीरज कुमार का सपोर्ट करवा लें, अपने कुछ वोट ट्रांसफर करा लें, लेकिन जब तक नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल होगा नीरज सिन्हा का मैदान मारना जी। तो ये समस्या जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हो गई है। बूथ स्तर पर मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि एक बूथ पर 100 लोगों का, पहले 10 लोग का टीम बनाया जाता था, इस बार 100 लोगों की टीम बनाई जा रही है। आप देखिएगा कि मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, हर स्तर के नेता उतर चुके हैं, और आम लोगों से बातचीत करके वो तय करना चाहते हैं कि आखिरकार माहौल क्या है। ये सीधी तौर पे आप देख लीजिएगा कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि 1 बनाम 242, मतलब 242 के विरुद्ध एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, और एक आदमी चुनाव लड़ करके ये बताना चाहता है कि क्या 2025 में बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने जिसको वोट किया था वो आदमी उनके सामने है, बीच रास्ते में छोड़कर क्यों भागा जी। अगर भाग गया तो फिर उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं जिस आदमी को नया बुलाया है।
ऐसे में 242 लोगों को चुनौती देने के लिए कम से कम एक ऐसे शख्स को जिता करके सदन में भेजिए जो आपकी बात करे। और इसको लेकर के जनमत संग्रह की भी बात की जा रही है। जी। अब सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर ने एक चुनौती तो जरूर खड़ा कर दी है और इस चुनौती में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझी हुई है। बिल्कुल। बांकीपुर में सिर्फ प्रतिष्ठा सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की नहीं फंसी है, बल्कि सीधे तौर पे इसका संदेश बड़े पैमाने पर जाएगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं और आप भी समझ रही होंगी कि ये जो बांकीपुर का चुनाव है वो सिर्फ बांकीपुर का चुनाव नहीं बन गया है। इस चुनाव जी। से जोड़ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा जा रहा है, गुजरात के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, पंजाब के चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, और जी। बिहार जब भी कोई फैसला लेता है तो पूरे देश उस फैसले को बड़ी पैनी निगाह से देखता है, उस पर अमल करता है। तो बिल्कुल। एक बात ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये चुनाव पूरी तरह से फंसा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जीत भी जाता है तो निश्चित रूप से इतिहास बदलेगा। इतिहास जी। इसलिए भी बदलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी को जिस जगह घेर रहे हैं प्रशांत किशोर की, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। प्रशांत किशोर के पास ये एक परसेप्शन जरूर बनेगा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यदि जीत जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष का चेहरा बदलेगा। बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं, जदयू की बुरी गत हो जाती है और जदयू के जो लोग अभी अभी छोड़ करके, या मान लेते हैं कि राजद के लोग जो है वो छोड़ करके जाना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक नैतिक दबाव जो है वो जनता दल यूनाइटेड के लोगों पर भी पड़ेगा, उस पार्टी पर भी पड़ेगा कि उनके लोगों को कौन इधर उधर कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन क्या होता है इस पर भी निर्भर करेगा कि क्षेत्रीय दलों में कितना और डर पैदा होता है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है वो संकट में आ गया है। कई राज्यों में आपने देखा कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व संकट में। अभी आपके बगल में ही आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में जी। पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो गई टीएमसी। सांसद भाग गए, विधायक भागने की तैयारी में है, और भी बहुत कुछ हो गया। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बाकी के क्षेत्रीय दलों को, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लालू प्रसाद की राजद हो, वाम दल हो, या फिर कोई भी दल हो, क्योंकि जनसुराज और वीआईपी सहित अन्य पार्टियां और उन पार्टियों के जो नेता हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर ही रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो जनता दल यूनाइटेड और राजद में भी एक बड़ी फौज खड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच करना चाहती है। जी। तो निश्चित रूप से अगर इस चुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनती है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से विपक्ष का चेहरा बदल सकता है, या हो सकता है कि पूरा विपक्ष ही बदल जाए। बाबा, एक खबर और निकल कर जो आ रही है वो ये है कि बीजेपी के ही कुछ लोग जो है वो जन सुराज को समर्थन कर रहे हैं। अब वोटर्स क्या करते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन अंदर की जो खबर है वो ये कि केवल पीके के समर्थक इतने वोकल नहीं हो सकते और अचानक से फुल कॉन्फिडेंट में कहने लगे कि हम जीत रहे हैं। तो कहा ये जा रहा है कि वैसे लोग, बीजेपी के वैसे लोग जो मुख्यमंत्री से नाराज है या फिर नितिन नवीन से नाराज है या फिर कोई ऐसा काम जो उनके मन मुताबिक नहीं हो पाया है, वो लोग नाराज है, वो लोग कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं पीके को। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए शिवांगी, आपके साथ मैं एक खबर कर रहा था, लगभग 6-7 दिन हो गया जी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जब खबर करा तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए, जो स्थापित विपक्ष है, स्थापित विपक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस, राजद, वाम दल, ये स्थापित विपक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही चुनाव लड़ेंगे। इनको कमजोर करने के लिए और इनको समाप्त करने के लिए, लोगों में एक परसेप्शन बनने के लिए कि तेजस्वी यादव अब उस लायक नहीं रहे कि वो विपक्ष के नेता रहे। जी। कांग्रेस में कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं है, वाम दल की भी स्थिति वही है। तो एक नए विपक्ष को सामने खड़ा करने के लिए, जैसा कि उसने दिल्ली में किया, पंजाब में किया और अन्य राज्यों में करती आ रही है, प्रशांत किशोर का एक विपक्ष खड़ा कर सकती है। तो ये इंटरनल स्ट्रेटजी जो है भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है, या फिर जो सम्राट चौधरी से 36 का आंकड़ा रखते हैं या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों का भी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकता है कि वो भीतर ही भीतर अपने लोगों से विरोध में वोट करवा लें, क्योंकि इस हार से निश्चित रूप से छवि और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के
साख पर भी बट्टा लगेगा, नितिन नवीन पर भी लगेगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया भी कि ये चुनाव सिर्फ नितिन नवीन और सम्राट चौधरी तक नहीं रह गया है, क्योंकि ये फैसला सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का ऊपर से आया है। तो इस बात को आप मान के चलिए कि बिहार उस चौराहे पे खड़ा है जहां प्रतिष्ठा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी फंसी हुई है, जो ग्लोबल लीडर के नाम से जाने जाते हैं, चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। तो सीधी तौर पे आप जो बात कह रही हैं, उस बात से मुझे तो इनकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक लॉबी जो है वो ये चाहती हो प्रशांत किशोर चुनाव जीत करके और सदन में जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगे और भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला लेने के लिए, फैसला बदलने के लिए मजबूर हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, बांकीपुर का जो ये चुनाव है, वो आरजेडी का ये मौन और मोदी शाह की प्रतिष्ठा के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस चुनाव को एक थ्रिलर फिल्म बना दिया है। तो 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की जनता इतिहास पलटती है या पुराना किला बरकरार रहता है। इस चुनावी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।